हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। तो मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी को अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, ये जो मैंने सेक्शन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, ये जीएस पेपर फर्स्ट। हम लोग का जीएस पेपर फर्स्ट का क्लास चल रहा है, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, वो फर्स्ट यूनिट में मैंने लिया हुआ है। ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? यूनिट सेकंड। ठीक है। और यूनिट सेकंड में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं यहां पर? तो हिस्ट्री को, यानी कि इतिहास को। तो आप लोग सभी लोग क्लास में जुड़िएगा और इसको मेंस लेवल पे हम लोग हिस्ट्री फुल एंड फाइनल कंप्लीट करेंगे। चलिए, उससे पहले आप लोग को मैं अन अकेडमी के बारे में बता दूं। अन अकेडमी इंडियाज का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडियाज के सबसे टॉप एजुकेटर से आप सभी को पढ़ने का मौका मिलता है। यहां अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चरल कोर्स मिलता है। अर्थात आपको सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स का, आपके कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैंने यहाँ पर जीएस पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो ये सिस्टमेटिक तरीके से आपके हर एक सिलेबस को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं, उन टॉपिक्स पे लाइव टेस्ट होता है और क्विजेज होता है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस क्लास को देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एक साल में आप मतलब कि रिवीजन प्लस देखना, सारी चीज आपके मन पे है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। चलिए, आप लोग कीजिएगा क्या, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहां पर एक सर्च बटन दिया गया होगा। इस सर्च बटन में एक नाम आप लोग सर्च कीजिएगा। कौन सा? प्रदीप कुमार सिंह। कौन सा नाम? प्रदीप कुमार सिंह। देखिए, मेरे द्वारा वहां पर इतिहास का प्रीलिम्स लेवल की क्लासेस ली गई है। तो प्रीलिम्स लेवल का अगर आप लोग को पढ़ना है, तो वहां से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स लेवल का। ये अन अकेडमी के सबसे टॉप एजुकेटर हैं, और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर और मेरे द्वारा यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए गए हैं जीएस लेवल पर तक। आप लोग इसी क्लास को देखने के बाद लग जाएगा आप लोग को कि प्रीलिम्स में और मेंस में क्या अंतर होता है। मेरे द्वारा हिस्ट्री का प्रीलिम्स लेवल की क्लासेज अपलोड की गई है, उस क्लास को भी आप देखिएगा, तो वो प्रीलिम्स लेवल का होगा। और यहां पे जो मैं क्लास अपलोड करूंगा, ये मेंस लेवल का होगा। ये प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और वेल स्ट्रक्चरल कोर्स मिलता है। ठीक है। एक साल के कोर्स का दाम कितना है? 49,500 रुपया है। लेकिन अगर इसमें आप PK10 कोड का यूज कर देंगे, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और इसी के साथ इसके कोर्स का दाम कितना हो जाएगा? 44,550 रुपये हो जाएगा। जबकि जबकि 2 सालों के कोर्स का दाम अगर देखा जाए, तो 2 सालों के कोर्स का दाम कितना है? 72,000 रुपया। और इसमें अगर आप PK10 कोड का यूज करोगे, तो आपको 10% के डिस्काउंट के साथ इसके कोर्स का दाम कितना हो जाएगा? 64,800 रुपया हो जाएगा। आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, PK10 कोड का यूज जरूर करना, क्योंकि इसके द्वारा एक तो 10% का डिस्काउंट प्लस आपको मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर मैं प्रॉपर वे में आप लोग को गाइड करूंगा। दूसरा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलते हैं? पर्सनल कोच मिलते हैं, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर होते हैं, और पर्सनलाइज फीडबैक लिया जाता है। ये चारों की चारों सुविधा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ही अवेलेबल है। और इसका 1 साल का कोर्स और 2 साल का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप 1 साल के कोर्स को लेते हैं, तो कितना होगा? 64,000 रुपया है। लेकिन PK10 कोड का यूज करने के बाद कितना हो जाएगा? 57,600 हो जाएगा। जबकि 2 साल का कितना हो जाएगा? 89,100। ये आपके कोर्स का दाम हो जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरे द्वारा हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। आप देखोगे, मेरी क्लास करने के बाद आपको दूसरा कोई भी कोचिंग संस्थान की क्लास या टीचर की क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो एक बार जरूर आप क्लास को ज्वाइन करना, और 1 साल के अंदर ही हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम इसका 7 से 8 मंथ का ये कोर्स होता है। तो 1 साल के कोर्स का कितना है? 27,500 आपके कोर्स का दाम है। चलिए, हम लोग अपनी आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको हम लोग किसके वे में देखेंगे?
जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट यूनिट 2 का ये क्लास नंबर यानी कि लेक्चर जो है ये फर्स्ट है। और इसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत को हमें कैसे पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, मेरी कोई भी क्लास अगर आप लोग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को पीपीटी लाकर मैं देकर जो होता है समझा देता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको लिखने की आदत नहीं डालेंगे तब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपके समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मेरे क्लास करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा और अपना साथ साथ लिखते रहिएगा जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन सा सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस, पहले हम लोग को सिलेबस चर्चा कर लेना है। जो मैं पढ़ाऊंगा, जिस वे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो उस सिलेबस पे अगर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं तो उस सिलेबस कौन कौन सा है। सबसे पहला, फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी का 18वीं सदी का इतिहास। ये हम लोग का सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकेंड टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 18वीं सदी का इतिहास का मतलब हुआ कि एक तो पूर्वाध का इतिहास, 1750 से पहले का इतिहास, जब जब यहां पर उत्तर मुगल काल का पतन हो रहा है, यानी कि मुगल काल की समाप्ति हो रही है, मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो रही है, उसके बारे में। फिर हम लोग मुगल साम्राज्य की समाप्ति होने के बाद, कर्नाटक युद्ध होने के बाद किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाने लगा और जो छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों की उत्पत्ति हो रही है, उन प्रांतीय राज्यों पर इनका कब्जा किया जाने लगा, वो हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी के इतिहास में। फिर इसमें इतिहासकारों का क्या क्या मुद्दा रहा है उसको भी हम लोग इसमें देखते चलेंगे। सेकेंड पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। इसके बारे में, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति एवं उसका प्रभाव। जो ब्रिटिश के साम्राज्य के द्वारा जो भारत के प्रति औपनिवेशिक नीति अपनाया गया, इसी में हम लोग देखेंगे उपनिवेश क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, सामंतवाद क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत हम लोग अंतर देखेंगे। और उपनिवेशिक नीति का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, हस्तकरघा और लघु और कुटीर उद्योग किस प्रकार से नष्ट हो जा रहे हैं, इसकी हम लोग सारे के सारे प्रभाव को देखेंगे। और तीसरे पॉइंट्स में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जो हम लोग का आधुनिक भारत का सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। तो तीसरे पॉइंट्स में हम लोग यहां पढ़ेंगे भारतीय मानस की भारतीय मानस की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया तथा राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का आरंभ एवं विस्तार। मतलब जो औपनिवेशिक नीति का यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत में लागू किया जा रहा है, तो उसके कारण भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो प्रभाव पड़ा उस प्रभाव के कारण भारतीय मानस यानी कि भारतीय लोगों के द्वारा कौन कौन सी प्रतिक्रिया की दी गई, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ कैसे हो रहा है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा है, राष्ट्रवाद की परिसंकल्पना क्या होता है और किस प्रकार से उसका भारत में विस्तार हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग तीसरे नंबर पर चर्चा करेंगे। हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता मिल गया। लेकिन क्या भारत की स्वतंत्रता मिल जाने के बाद भारत का स्वरूप वैसा ही रहा जो पहले आंदोलन में चल रहा था, या पहले का था? नहीं। जो रियासतें थी वो रियासतें बटी हुई थी और नीतियों का एक व्यापक प्रभाव भारतीय रियासतों पे पड़ा हुआ था।
और यही रीजन रहा कि अब भारतीय रियासतों को मिलाने की प्रक्रिया हुआ और इसके दौरान भारत पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का समावेश होता है। अलग अलग भारत में प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी नीतियां अलग अलग होती हैं। तो वही हम लोग चौथे और सबसे अंतिम पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रोत्तर भारत एवं राष्ट्र निर्माण। समझिएगा, हम लोगों को जो आधुनिक भारत के सिलेबस में कंप्लीट करना है फुल्ली मेंस लेवल का, वह मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ यही 4 टॉपिक कराया जाएगा और इसी 4 टॉपिक्स में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे और आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। इतना गारंटी है मेरा। एक बार आप लोग क्लास कीजिएगा आराम से, भागा भागम करके नहीं, ठीक है ना, शांति से आप लोग क्लास कीजिएगा और आप लोग खुद देखिएगा कि आप लोग में कितना विकास हो रहा है। चलिए हम लोग आज की क्लास में सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 18वीं सदी का इतिहास। 10 से 12 क्लास होगा, टोटल ये 15-20 घंटे का है। तो उस क्लास में यह 18वीं सदी का इतिहास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है, 18वीं सदी का इतिहास। ठीक है, 18वीं सदी के इतिहास को देखें तो इसको हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो 18वीं सदी के इतिहास को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं। सबसे जो इसका प्रथम पार्ट आता है, यानी कि हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रथम उपखंड। क्या नाम देते हैं, प्रथम उपखंड। और इसके बाद है द्वितीय उपखंड। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं। प्रथम उपखंड और दूसरा कौन सा पार्ट है, सेकेंडरी उपखंड है। देखिए, प्रथम उपखंड का मतलब यह हुआ कि जो पार्ट हम लोग 1750 से पहले का पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी घटनाएं 1750 से पहले घटित हो चुकी है, उस प्रकार की घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम उपखंड। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रथम उपखंड या 18वीं सदी के पूर्वार्ध का भारत, या हम सीधे लिख सकते हैं पूर्वार्ध का इतिहास। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी आपके क्वेश्चन पेपर में पूर्वार्ध के बारे में चर्चा कर दे या पूर्वार्ध बोल दे, तो उसका मतलब सीधा हुआ कि यह क्या कर रहा है, 1750 से पहले की कहानी कर रहा है। अब यहां पर सेकंड है कि द्वितीय उपखंड। द्वितीय उपखंड का मतलब हुआ कि 1750 के बाद का इतिहास। तो 1750 के बाद के इतिहास को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, उत्तरार्ध। समझिए, ये 2 लाइन अभी आप लोग का शुरुआती दौर है, इसलिए ये 2 शब्दों पे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो पूर्वार्ध और दूसरा कौन सा, उत्तरार्ध। देखिए यहां पे अगर मैं यहां चर्चा कर रहा हूं पूर्वार्ध, तो हमें पहले कंप्लीट करना होगा पूर्वार्ध में जो जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं से संबंधित हमें पूरा इतिहास कंप्लीट करना होगा। पहला पॉइंट हमें यहां पर क्या पढ़ना है, मुगल साम्राज्य का विघटन। यही हुआ था ना 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया, तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो उसकी गद्दी पर बैठने वाले शासक वर्ग आते हैं, वो उतना योग्य तो होते नहीं है। और जब वो उतना योग्य नहीं थे, तो
इसीलिए यहां पर मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, और मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, एक राजनीतिक शून्य की स्थिति हुई, और उसमें ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बाजी मार लिया गया। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का विघटन। किसके बारे में? मुगल साम्राज्य का विघटन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन। फिर हम लोग को सेकंड पॉइंट्स में यहां पढ़ना है क्षेत्रीय राज्यों का, जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, राजनीतिक शून्य की स्थिति हुई, तो अवध है, हैदराबाद है, या आपको ये अवध है, हैदराबाद है, मैसूर है, इस प्रकार के छोटे छोटे राज्यों को हम लोग देखते हैं, इनकी उत्पत्ति होने लगती है। तो ये छोटे छोटे राज्य जो बंगाल चाहिए सब उत्पत्ति हो रहे हैं, तो ये अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। तो वही हम लोग सेकेंड पार्ट में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। तो हम लोग सेकंड पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। फिर हम लोग थर्ड में क्या पढ़ेंगे? तीसरे में क्या पढ़ेंगे? जब जब इन तीनों के बारे में पढ़ लिए, तो हमें 1750 के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन तीनों तीनों की स्थिति देखेंगे कि 1750 से पहले इन तीनों की स्थिति क्या थी, इन तीनों की स्थिति क्या थी। तो हम लोग तीसरे पॉइंट्स में क्या पढ़ेंगे? भारत की भारत की राजनीतिक, दूसरे पॉइंट्स में आर्थिक, और तीसरे पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक। इन तीनों की क्या करेंगे? हम स्थिति को देखेंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, जिसके कारण क्योंकि जब तक, यहां एक बात जानिएगा, अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज बोलते हैं कि हमने भारत में सुधार किया, और 1750 के बाद को वो बोलते हैं आधुनिक काल, और पहले बोलते हैं अंधकार का काल। तो हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि 1750 से पहले की राजनीतिक स्थिति क्या थी, और 1750 के बाद में राजनीतिक स्थिति क्या हुआ। 1750 से पहले, 1750 से जो होता है पहले, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, और 1750 के बाद भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। 1750 से पहले भारत के सांस्कृतिक रूप कैसा था, और 1750 के बाद सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा। जब तक हम लोग इन दोनों में हम लोग तुलना नहीं करेंगे, तब तक क्या हम यह बता सकते हैं कि 1750 से पहले की स्थिति सही थी, या 1750 के बाद की स्थिति सही हुई? ये बता पाना हमारे लिए क्या होगा? सही नहीं हो पाएगा। और इसी को नजर में रखते हुए हमें इन तीनों को पहले क्या है? पढ़ना है। और चौथे पॉइंट्स में हम लोग को पढ़ना है इतिहास लेखन का मुद्दा। इतिहास लेखन का मुद्दा। देखिए, ये हम लोगों का सिलेबस है मेंस लेवल का, और आप लोग जो अलग अलग टीचरों से बार बार पढ़ते हो ना, और मन में आप लोग के मन में आ जाता है कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो गलती हो जाता है। किसी एक टीचर को सेलेक्ट करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, सिलेबस देखो, जिससे आपको लगने लगे कि हाँ, आप मेंस के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं। मेंस में ये नहीं कि किताबों को ज्यादा पढ़ना होता है, मेंस में आपका ये है कि आपका अपना खुद का थिंकिंग, सोच को डेवलपमेंट करना होता है। जैसे एक एग्जांपल में आपको यहां पे अगर मैं आपसे कहूं इतिहास लेखन का मुद्दा क्या रहा, इसको एक बार हम लोग नजर डालते हैं। इतिहास लेखन का मुद्दा, अगर हम लोग इतिहास लेखन के मुद्दे पे नजर डालें और इतिहास लेखन के मुद्दे को समझने का ट्राई करें, तो दो प्रकार के इतिहास लेखन का मुद्दा आता है। ठीक है, दो प्रकार के इतिहास लेखन का मुद्दा आता है।
एक वैसे इतिहास लेखन रहे जो मार्क्सवादी थे, या उसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं। किस नाम से हम लोग बोल सकते हैं? परंपरागत दृष्टिकोण। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण, या इसको हम लोग बोलते हैं मार्क्सवादी भी। और आगे चलकर आजादी के बाद जो एक नए प्रकार के इतिहास लेखनों का समूह उभरा, उसे हम लोग कहते हैं नवीन दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं? नवीन दृष्टिकोण। देखिए, ये दो प्रकार के इतिहास लेखनों का मुद्दा है, इतिहास लेखकों का मुद्दा है। एक आपका परंपरागत दृष्टिकोण है और दूसरा आपका कौन सा है? नवीन दृष्टिकोण है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार से है? तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इनके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू परंपरागत या मार्क्सवादी इतिहासकार, देखिए यह हमेशा भारत में अंग्रेजी सत्ता को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इनका यह बताना हमेशा रहता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की स्थिति काफी दयनीय थी। राजनीतिक रूप से उनका विघटन हो चुका था, आर्थिक रूप से काफी अवनति हो रहा था, और सांस्कृतिक रूप से जड़ता आ चुका था। यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं विखंडन हो रहा था। समझिएगा इस लाइन को कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है या मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, वो हमेशा भारत में अंग्रेजी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। वह हमेशा भारत में यह बताने का प्रयत्न करता है कि भारत में जो अंग्रेजी सत्ता आई थी, वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता काफी अच्छा कार्य किया भारत में। क्योंकि अंग्रेजी सत्ता जब 1750 के बाद में आती है, तो उन्होंने राजनीतिक विखंडता की जो स्थिति थी, तो उसको मिलाया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज भारत को इस स्वरूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है। दूसरा, भारतीयों को औद्योगिकरण का ज्ञान ही नहीं था, व्यापार का ज्ञान ही नहीं था, हमने उनको सिखाया। और तीसरा बताते हैं कि सांस्कृतिक रूप से अवनति होने लगा था, जड़ता आ चुका था, समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ चुकी थी, और उसको हमने सुधारने का ट्राई किया, हमने ही सुधारा। ये परंपरागत दृष्टिकोण वाले इतिहासकार बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब सही साबित करने के लिए, अपने सत्ता को अपनी सत्ता को प्रूव करने के लिए इस प्रकार की बातों को गढ़ा जाता है, इस प्रकार की बातों को लिखा जाता है। तो इनके अनुसार क्या क्या कहा गया, समझिएगा। इनके अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया? इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भारत था 1750 से पहले, वह राजनीतिक रूप से क्या हो रहा था? विघटन हो रहा था। मतलब मतलब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, और मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के बाद छोटी छोटी रियासतों का उदय हुआ था, और ये छोटी छोटी रियासतें आपस में युद्ध कर रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, अराजकता जो होती है फैल चुकी थी, और हमेशा युद्ध जैसा ही माहौल घिरा हुआ था, जनता त्रस्त हो चुकी थी। ये बातें कौन बोलते हैं? परंपरागत दृष्टिकोण वाले बोलते हैं। ये बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन हो जाने के कारण अब आर्थिक अवनति का, अर्थात जो छोटी छोटी रियासतें या छोटे छोटे राजा महाराजाओं की उत्पत्ति हुई थी, छोटे छोटे क्षेत्रों की उत्पत्ति हुई थी, वह अब लूटने का कार्य करने लगी थी। व्यापारी वर्ग भी असंतुष्ट हो गया था, आपके जनता भी जो होती है असंतुष्ट हो गई थी। अर्थात यहां पर ये क्या बोलते हैं कि भारत की आर्थिक अवनति का काल हो गया था। आर्थिक रूप से भी क्या हो गया था? अवनति का काल हो गया था। और तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य के दरबार में रहने वाले जो कलाकार थे, उन उन अब मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण उन जो होता है कलाकारों का कोई स्थान नहीं मिला, और वह क्या हो गए? लुप्त हो गए। अर्थात सांस्कृतिक रूप से क्या आ गया? विखंडन आ गया या जड़ता आ गया। सांस्कृतिक जड़ता।
इस प्रकार से इनके द्वारा क्या प्रूव करने का प्रयत्न किया गया। देखिए यही आपका मेंस है, समझिएगा। अभी तक आप लोग अंधेरे में जी रहे थे कि हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस की तैयारी सब बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी सोच को डेवलप करना होता है, और सोच ही यहां पर टीचर डेवलप कराते हैं। तो अगर आप लोग ये मेरी क्लास देख रहे हो, इस फेस्टिवल में रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो इस क्लास को अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग को खुद पता लगेगा कि आप सोच पा रहे हो, अच्छा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। फिर नवीन वाले कैसे इसको काटेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो राजनीतिक रूप से विघटन, आर्थिक रूप से अवनति और सांस्कृतिक रूप से यह कौन सा काल था? जड़ता का काल था। यही था ना। तो इसी को कहा गया, इस प्रकार का जो होता है सारी स्थिति जब निकल के आई तो इनके द्वारा कहा गया, परंपरागत इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि यह काल क्या था? यह काल अंधकार युग था। मतलब इस काल को अंधकार युग की संज्ञा दिया गया। इस काल को अंधकार युग की क्या दिया गया? जो होता है संज्ञा दिया गया। तो इनके द्वारा मार्क्सवादी इतिहासकार या परंपरागत इतिहासकार, तो कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए यह इतिहास लेखन का मुद्दा कब का है? 1750 से पहले का है। 1750 से पहले का है। तो कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 1750 से पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण है अंधकार युग का काल था, तो आप समझ जाओगे, आराम से लिख दोगे, बता दोगे ना, सारी की सारी चीजें इसके बारे में समझा सकते हो आप अपने कॉपी जांचने वाले को। अब देखिए क्या हुआ। अब एक ये वर्ग आता है, जिसे एक इतिहासकारों का वर्ग आता है जिसको कहा जाता है नवीन वर्ग। नवीन वर्ग, जो नवीन वर्ग आया, या नवीन वर्ग बोला कि भाई साहब आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ठीक है, आप जिस समय को बोलते हो कि राजनीतिक विघटन हो रहा था मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद, तो हम प्राचीनतम समय से अभी तक देखें तो एक बड़े साम्राज्य की हमेशा उत्पत्ति हुई है, और उस साम्राज्य का जब भी विघटन हुआ है तो छोटे छोटे देसी रियासतों की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं देसी रियासतों में से मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बना। ये आधुनिक में पहली बार थोड़े हो रहा है। ये तो भारत का प्राचीनतम समय से ही, चाहे हम हड़यक वंश देखें, चाहे हम मौर्य वंश देखें, ठीक है, चाहे हम गुप्त वंश देखें, चाहे दिल्ली सल्तनत, लेकिन हम लोग यह पाए हैं कि बड़ा साम्राज्य कुछ दिनों तक रहा है। भारत में तो छोटी छोटी राजाओं के द्वारा ही शासन हुआ है प्राचीनतम समय से ही। तो क्या यहां मुगल राजवंशों का विघटन हो गया और मैसूर, अवध, बंगाल, रोहेलखंड जो होता रोहेलखंड, हैदराबाद, ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे राज्यों की जो उत्पत्ति हो रही है, तो क्या ये राज्य भारत के बढ़ोतरी में हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये तो प्राचीनतम समय से देखा गया। तो आपने जो ये बातें कही कि विघटन हो रहा था, ये तो आपने गलत कहा। पहले पॉइंट्स को क्या बोला, इनके द्वारा कट कर दिया गया। समझिएगा, जहां आपको लगे जरूरी वहां लिख लेना। दूसरा, जब परंपरागत दृष्टिकोण वाले इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि आर्थिक उन्नति, तो नवीन इतिहासकारों ने कहा कि भाई साहब ये भी तो आपकी बातें गलत है, ये भी तो आपकी बातें गलत है। अभी तक 1750 से पहले व्यापार में तो हम बेनिफिट कमा रहे थे, और आप ही हो जो रो रहे थे कि जितनी भी कीमती धातुएं हैं वो भारत में चला जाता है। इस बात को लेकर आप ही तो रो रहे थे ना, आप ही तो रोने का कार्य कर रहे थे। तो फिर मेरी आर्थिक उन्नति कहां था? आप ही भारत के साथ कैसे व्यापार किया जाए इसके लिए आप खोज करने लगे, खोज पे इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो अगर ऐसी बात थी तो हमें तो आपके यहां जाना चाहिए था, आपको तो हमारे यहां नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात कि हमें यूरोप की किसी भी वस्तु का कोई डिमांड ही नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि मुझे यूरोप की किसी भी वस्तु की कोई चाह ही नहीं थी। हम तो यूरोपीय वस्तु का मांग ही नहीं कर रहे थे।
समझिए इस लाइन को मेरे। हम लोग यूरोपीय वस्तुओं का कभी भी कोई मांग ही नहीं किए, कोई डिमांड ही नहीं किए, और आपका 70 से 80% बाजार हमारी वस्तुओं से भरा हुआ था। तो आप सोचो, बेनिफिट में कौन है? हम है ना। ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? हम बैठे हैं ना। और अंतिम में कह रहे हो कि हमारी आर्थिक उन्नति थी, तो तुम क्यों आए थे? आर्थिक उन्नति थी तो तुम क्यों आए थे? ठीक है, तो नवीन इतिहासकारों के द्वारा इस बात का भी क्या कर दिया गया? खंडन कर दिया गया। अब तीसरा बात यहां आता है सांस्कृतिक जड़ता का। सांस्कृतिक जड़ता का इनके द्वारा, नवीन इतिहासकारों के द्वारा या नवीन दृष्टिकोण वालों के द्वारा यह बात कहा गया कि देखो भाई साहब, सांस्कृतिक जड़ता अर्थात मुगल साम्राज्य के पतन हो जाने के बाद जो छोटे छोटे जो कलाकार, दरबारी कलाकार थे, उनका पतन हो गया। आप यही कहना चाह रहे हो ना? आप देखो, भारत के इतिहास में क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ोतरी दिया गया, और यही रीजन है कि क्षेत्रीय विशेष पर क्षेत्रीय संस्कृति का भी उत्पत्ति हुआ। तो अगर भारत में क्षेत्रीय कला और संस्कृति का बढ़ावा मिला हुआ है, तो क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा मिला हुआ है। और आप ये कह रहे हो कि क्षेत्रीय राज्यों का उत्पत्ति हो गया, इसलिए इसकी क्या हो गई? जड़ता की स्थिति आ गई। तो आपकी बातों में तो विरोधाभास है। अर्थात सीधा सा मतलब है यहां पर, हम यह कह सकते हैं कि यहां पर सीधा सा मतलब है कि आप जिस बात को कह रहे हो कि हमारी औन्नति का काल था, वो हमारी औन्नति का काल नहीं था, हमारी बढ़ने का। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि आप जिसको बोलना चाह रहे हो कि हमारी औन्नति, वह हमारी क्या थी? प्रगति थी। तो आप हमें झूठा साबित करने का प्रयत्न कर रहे हो। आप हमें इस बात को बता रहे हो कि, यहां देखिए, यहां पर इसके द्वारा क्या कहा गया? जो नवीन इतिहासकार थे, तो नवीन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? क्या बोला गया? नवीन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग बोला गया कि ये जितना भी आरोप आप हमारे हमारे ऊपर लगा रहे हो, ये सर्वा जोता है, ये पूरी तरीके से क्या है? निराधार है। इसमें कोई भी अंश सही प्रतीक नहीं होता है। हमारी जो 1750 से पहले का इतिहास है, वह इतिहास कैसा है? नई संभावनाओं से परिपूर्ण है। कैसा है? नई संभावनाओं से परिपूर्ण है। तो जो हमारा इतिहास है, वह इतिहास तो नई संभावनाओं से परिपूर्ण है। तो हम कैसे कहेंगे भाई कि हमारा पतन हो रहा है? नहीं कहेंगे ना। नई संभावनाओं से परिपूर्ण दोनों तरीके से है। आर्थिक रूप से भी है, क्योंकि आप लोग आ गए थे और कीमती धातु दे रहे थे, तो आर्थिक रूप से भी है। और दूसरा कौन सा है? तो सांस्कृतिक रूप से भी है। सांस्कृतिक रूप से ही है। प्राचीनतम समय से तो हमने ही आप लोगों को सारी चीजें सिखाई, और आज आप लोग हमें कह रहे हो कि हम जो है मतलब सपेरों का देश, ठीक है, इस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो ये क्या है? गलत है। जबकि सही तो यह है कि हम प्रगति कर रहे थे, और आप बीच में आकर हमारी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। तो जो आप हमें बोल रहे हो कि अंधकार का युग था 1750 से पहले, तो ये वास्तविकता तो यह है कि आपके आने के बाद हमारे लिए अंधकार का युग आ गया। समझ में आया ना? दोनों इतिहासकार कैसे आपस में लड़ रहे हैं। तो यहां लिख लीजिएगा, प्रगति की दिशा में हम क्या हो रहे थे? लिखिएगा, प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लेकिन बट ब्रिटिश हस्तक्षेप ने उस प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। उस प्रक्रिया को क्या कर दिया?
पूरी तरीके से रोक देने का कार्य कर दिया। ये है इतिहास लेखकों का मुद्दा। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो हमें इनके बारे में समझना है ये टोटल, और ऐसे ही हमें अपने कंसेप्ट को बढ़ाते हुए पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं, एक बार उत्तरार्ध वाले मुद्दे को भी देख लें, उत्तरार्ध वाले मुद्दे को भी देख लें, और उत्तरार्ध में भी कौन कौन सा इतिहास लेखन का मुद्दा रहा है उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, अभी तो मैं सिलेबस के बारे में ही बता रहा हूं। अगर हम लोग यहां देखें सेकंड पॉइंट्स में, द्वितीय खंड में, तो हम लोग किसके बारे में देखेंगे? 18वीं ठीक है, लिखिएगा आप लोग, 18वीं सदी का उत्तरार्ध कौन सा है? 18वीं सदी का उत्तरार्ध। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि वैसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण यूरोपीय व्यापार का उद्भव हुआ। सबसे फर्स्ट में हम लोग को इसमें पढ़ना है, वैसी कौन सी परिस्थितियां थी। ठीक है, हमें यहां क्या पढ़ना है? वैसी कौन सी परिस्थितियां थी, या वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण जिसके कारण यूरोपीय व्यापार का यूरोपीय व्यापार का उद्भव हुआ। प्रश्नवाचक है, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण यूरोपीय व्यापार का उद्भव हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हम लोग को यह पढ़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग को यहां पर यह जानना है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन और व्यापारिक क्रांति, किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और व्यापारिक क्रांति हुई। तो सेकंड पॉइंट्स में हम लोग को यह जानना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भारत में व्यापारिक क्रांति। सेकंड पॉइंट्स में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड पॉइंट्स में हम लोग को यह पढ़ना है कि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो वो तो एक कंपनी थी। वैसे भारत में कौन सी स्थिति की उत्पत्ति होती है कि वह कंपनी व्यापारिक गतिविधियों से राजनीतिक गतिविधियों की ओर मुड़ गई। तो ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण से वह व्यापारिक गतिविधियों से राजनीतिक गतिविधियों की तरफ मुड़ गई थी। तो तीसरे पॉइंट्स में हम लोग को यहां पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों का यूरोपीय कंपनियों का ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों से राजनीतिक गतिविधियों की ओर राजनीतिक गतिविधियों की ओर मुड़ जाना। ऐसी कौन सी स्थिति हुई जिसके कारण यह कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां जो थी वो व्यापारिक गतिविधियों से राजनीतिक गतिविधियों की ओर मुड़ गई थी।
चौथे पॉइंट्स में हम लोग को उत्तरार्ध में पढ़ना है कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो प्रतिस्पर्धा हुआ था, उस प्रतिस्पर्धा को और उसके परिणाम को, इन दोनों को हम लोग को देखना है या उसके महत्व को। तो हम लोग यहां चौथे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ब्रिटिश एवं फ्रेंच प्रतिस्पर्धा। ब्रिटिश एवं फ्रेंच प्रतिस्पर्धा। और जो ब्रिटिश और फ्रेंच प्रतिस्पर्धा हुआ था, यह प्रतिस्पर्धा किस रूप में हुआ था? रूप कौन सा था? तो कर्नाटक युद्ध था। तो हम बोल सकते हैं कर्नाटक युद्ध एवं इसका महत्व। और पांचवें में हम लोग को यह जानना है, सिलेबस का पार्ट होगा हम लोगों का, कि ब्रिटिश कंपनी एवं बंगाल। ब्रिटिश कंपनी एवं बंगाल। अब ब्रिटिश कंपनी एवं बंगाल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। आप लोग अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर नोट्स बनाओगे तो मेरी क्लास में इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप नोट्स बनाने के शौकीन नहीं हो, बनाना नहीं चाहते हो, तो फिर आपके लिए यूपीएससी में कोई स्थान नहीं है, ये बात जान लेना आप। सेकंड हम लोग किसके बारे में जानेंगे? बक्सर का युद्ध एवं एवं इसके महत्व का मूल्यांकन। तो बक्सर का युद्ध और उनके महत्व के मूल्यांकन को ये हम लोग टोटल पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध के भारत में। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर भी तो इतिहास लेखनों का मुद्दा होगा कोई ना कोई। तो एक बार हम लोग जान लेते हैं इतिहास लेखन का। इतिहास लेखन संबंधित मुद्दा कर लीजिए। संबंधित मुद्दे। ठीक है। तो इतिहास लेखन संबंधित मुद्दों को देख लिए एक बार हम लोग। देखिए, इतिहास लेखन संबंधित मुद्दों को देखा जाए तो सबसे पहला मुद्दा यही है, जो ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि हम तो भारत को जीतने के लिए आए नहीं थे, हमने तो अकस्मात जीत लिया, बेखबरी के दौर में हमने भारत को जीत लिया। और जब हमने भारत को एक बार जीता तो भारत की असीमित सेवाएं की। समझिएगा इस लाइन को, भारत की असीमित सेवाएं की। ये बातें कही जाती है किसके द्वारा? ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। यहां पहला पॉइंट्स लिखिएगा, यानी कि यह इतिहास का मुद्दा है और इसको मेरे द्वारा प्रूव भी किया जाएगा कि कैसे सुनियोजित नहीं थी। और मैं लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे सुनियोजित नहीं थी। तो लिखिएगा, ब्रिटिश के द्वारा द्वारा भारत की विजय। ब्रिटिश के द्वारा भारत की विजय कैसी थी? आकस्मिक थी। आकस्मिक थी और ना कि सुनियोजित थी। देखिए, इसमें इतिहासकारों के द्वारा बहुत मुद्दे हैं और किस प्रकार से आप तटस्थ होकर, यानी कि बीच में होकर, आप दोनों को प्रूव करोगे कि देखो, ना तो आकस्मिक थी और ना ही सुनियोजित थी।
आपको ना ये प्रूव करना है कि नहीं नहीं सुनियोजित थी, और ये भी नहीं प्रूव करना है आपको कि आकस्मिक थी। इन दोनों के बीच में रहकर आपको प्रूव करना है कि भारत में आने के बाद भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए ना इनके द्वारा किया गया था। यही तो पहला पॉइंट हम लोग को इसके बारे में जानना है। सेकंड पॉइंट्स देखा जाए तो हम लोगों से ये कहा जा सकता है, क्या प्लासी का युद्ध, क्या प्लासी का युद्ध एक महत्वहीन घटना थी? अब देखिए, प्लासी के युद्ध के बारे में जब कह रहा है कि महत्वहीन घटना थी, तो हमें यहां पर दो प्रकार के इतिहासकारों के विचार को देखना होगा। पहला तो इतिहासकार के विचार वह है, एक हिस्टोरियन वह है जो बंगाली इतिहासकार है। बंगाली इतिहासकार, बंगाली इतिहासकार हमेशा अपने आप को हमेशा ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि देखो, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो महत्वहीन नहीं था। प्लासी के युद्ध ने ही भारत के जो होता है, भारत में अंग्रेजों के पैर को जमा दिया। यानी कि जो बंगाली इतिहासकार हैं वो प्लासी के युद्ध को ही सब कुछ मान लेते हैं, और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं था। तो इन्हीं दोनों के विरोधाभास को हम लोग को यहां पर पढ़ना होगा। और तीसरा पॉइंट हम लोग को यहां पर यह जानना होगा, क्या प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बीच घटित एक महत्वपूर्ण घटना पानीपत का तृतीय युद्ध याद है ना? पानीपत के तृतीय युद्ध को नजरअंदाज किया जा सकता है। अब यहां पर एक प्रश्नवाचक साइन लग गया। आप बताइए, आप अपने से सोच के बताइए कि क्या जो प्लासी और बक्सर के बीच में एक युद्ध हो गया था पानीपत का, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है या नहीं? आप सोचना इस बात को। क्योंकि कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह कहा जा रहा था, समझिएगा इस लाइन को मेरे, कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि जो पानीपत मराठे हैं वह अंग्रेजों की यानी कि मुगलों के पतन के बाद भारत के अगले साम्राज्य के रूप में उभरेंगे। मतलब भारत का वास्तविक शासक कौन? तो पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय दे दिया कि अब भारत के हाथ में किसको गद्दी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? यानी कि सबसे ज्यादा इतिहासकारों का था कि अब मराठे भारत के शिरोमणि बनेंगे। लेकिन इस युद्ध में जब 25,000 के करीब में इसके सबसे योग्य शासकों को की हत्या कर दी गई, तो या मारे गए वो, तो उसके बाद अब ये मराठा शक्ति क्या हो गया, एक प्रकार से अजगर नुमा साम्राज्य कुछ समय के लिए शांत हो गया। लेकिन जब ये फिर से जागा, यानी कि मराठा जब फिर से अपनी शक्ति कायम किए, उस समय तक अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति हो गया था कि वो मराठों को दाब दे। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह जरूर यहां पर साबित कर दिया कि अब गद्दी पर कौन नहीं बैठेगा। ये हम लोग का है एक अप्रोच मेंस लेवल का। और ऐसे ही आपका देखिए, मैंने ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ाया, ये एक सिलेबस 18वीं सदी के इतिहास को मैंने शुरू किया, दो पार्ट में बांटा, पूर्वाध और उत्तराध। फिर इतिहास लेखन का मुद्दा क्या रहा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या क्या पढ़ेंगे, और इसके इतिहास लेखन का मुद्दा क्या रहा,
ये मैंने बताया सिलेबस हम लोग को पढ़ना कैसे है, एक अच्छे नजरिया से, एक सोचते हुए, ज्यादा ये नहीं कि हम लोग पीपीटी के द्वारा, आप लोग नोट्स बनाते हुए अगर पढ़ोगे, या जो कुछ बच्चे मेरी क्लासेज अगर किए हुए हैं तो वो यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे भारत का फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हुए जरूर एक कोड का यूज करना, PK10। PK10 कोड का यूज करने के बाद आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट प्लस मेरे साथ जुड़ने का मौका। इस क्लास को आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में बताना है कि देखो भाई, अब आपको टेंशन नहीं लेना है जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट फुल्ली यानी कि मेंस लेवल तक का पूरी तरीके से मैं कराऊंगा, सारे के सारे सब्जेक्ट। जैसे मेरे द्वारा आधुनिक भारत तो ये चल रहा है, और भूगोल, ये दो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके बाद वाला पार्ट मैं स्टार्ट करके कंप्लीट कर दूंगा। तो इसीलिए बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लेना, कंप्लीट करा दिया गया, करा देंगे हम। तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद आज की क्लास में सभी लोगों को देखने के लिए, ऑफलाइन देखने के लिए आप सभी लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को काफी अच्छी क्लास लगी होंगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।